नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत। अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता। दोस्तों, आज हम आपके सामने 16 से 31 मार्च का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जनशक्ति सर्वोपरि जब ये नजरिया बन जाता है तो परिणाम भी उसके अनुरूप दिखाई देने लगते हैं। बीते एक दशक में भारत उन परिवर्तनकारी परिणामों का साक्षी रहा है जिसकी उम्मीद दुनिया और संयुक्त राष्ट्र से निर्धारित सतत विकास लक्ष्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा ये मानना रहा है कि विकास तभी सशक्त और स्थिर होता है जब हर एक व्यक्ति को अवसर मिले और खुशहाली समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। 17 सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नीति और कार्यक्रमों की दिशा तय की थी, जिनका उद्देश्य न सिर्फ आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय समृद्धि भी था। इन लक्ष्यों में से कुछ प्रमुख हैं: गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा, जो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने इन सभी पहलुओं पर गौर किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया। सतत विकास लक्ष्य के मानकों के आधार पर कैसे केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में अपनी योजना और नीतियों से 100% लाभार्थी तक पहुंचने की पहल की, उससे नागरिकों की सुख शांति, खुशहाली, समृद्धि को जन अधिकार बना दिया गया। यही हमारे इस अंक की आवरण कथा है। और अभी हम बात कर रहे हैं पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। भारत के भूभाग में 2.9% और आबादी में तीसरे नंबर का राज्य बिहार न सिर्फ पूर्वोदय से भारत उदय के मंत्र की अहम कड़ी है, बल्कि कृषि प्रधान देश के रूप में भारत की भूमिका का अहम हिस्सा भी है। देश के कुल कृषि भूभाग में 5% से ज्यादा हिस्सेदार बिहार की है, तो कुल अनाज उत्पादन में भी करीब 7% की भागीदारी है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अन्नदाताओं को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार की धरती से जारी की। भारत की विकास यात्रा के 4 मजबूत स्तंभों में से एक देश के अन्नदाता के उत्थान की दिशा अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के कार्यक्रम और उपलब्धियों का जिक्र किया, तो साथ ही भागलपुर से बिहार की पावन धरा को भी प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंदराचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। पूर्वोदय से भारत उदय के अपने मंत्र को दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार इसका सबसे अहम स्तंभ है। अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। दोस्तों, किसान हित में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब किसान संकट से घिरा रहता था, लेकिन बीते एक दशक में केंद्र सरकार ने उनकी हर समस्या के समाधान के लिए पूरी ताकत से काम किया। आज किसानों को बीज से लेकर बाजार तक हर कदम पर केंद्र सरकार का साथ मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है और इसीलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है।
बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपकी जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में किसान उत्पादक संघ एफपीओ की भूमिका बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिले में रजिस्टर हुआ। आज देश के करीब 30 लाख किसान इस एफपीओ से जुड़े हुए हैं और इनमें करीब 40% महिलाएं हैं। आज भारत में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों के खाते में पहुंच रहे हैं। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहाँ बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए जाएंगे। इस वर्ष के बजट में पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। बिहार सरकार भागलपुर में बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है। उसको कोयले की आपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। केंद्र सरकार के लिए बिहार में विकास के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि पीएम मोदी पिछले 8 महीने में 4 बार राज्य के दौरे पर गए और विकास की कई सौगातें दी। बिहार को मिली सभी परियोजनाओं की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। भारत जिस विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके लिए जरूरी है कि देश हर क्षेत्र में लीडर्स तैयार करे। यही समय की मांग है। देश को ऐसे लीडर्स तैयार करने होंगे जो ट्रेंड बनाने के लिए नहीं, बल्कि ट्रेंड सेट करने के लिए काम करें। इसमें स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल बेहद उपयोगी होगा। हर सेक्टर में नया आइडिया और क्रिएटिविटी से नई ऊर्जा पैदा करनी होगी। तभी न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को हम रख पाएंगे। इसी दिशा में सोल की स्थापना की जा रही है, जो बड़े स्तर पर देश दुनिया की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के नेतृत्वकर्ता तैयार करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2 दिनों तक चले इस सम्मेलन में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं के जीवन की प्रेरक कहानियों को साझा किया गया। देश का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि देश के युवा नए सुझावों के साथ राजनीति के मैदान में आएं और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। साथियों, हमें ऐसे लीडर्स बनाने होंगे जो ट्रेंड बनाने में ही नहीं, ट्रेंड सेट करने के लिए काम करने वाले हो। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स
अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप गुजरात में एक नेतृत्व संस्थान है जो जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है। इसमें उन लोगों को शामिल करना है जो वंशानुगत राजनीति से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा के लिए योग्यता, प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। सोल नेतृत्व की जटिल चुनौतियों से निपटने का मार्ग दिखाने के लिए आवश्यक जानकारी, कौशल और विशेषज्ञता लाता है। पीएम मोदी का मानना है कि सोल सिर्फ संगठन का नाम नहीं है बल्कि ये भारत के सामाजिक जीवन की आत्मा होगी। भविष्य में गुजरात की गिफ्ट सिटी के निकट सोल का नया और विशाल परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप जैसे नेताओं को तैयार करेगा जो राजनीति सहित पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सके। सोल आलोचनात्मक सोच, जोखिम लेने और समाधान निकालने की मानसिकता विकसित करेगा। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप से ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप समिट की सभी जानकारी पत्रिका में शामिल है। बिहार की दुलारी देवी को न तो पढ़ना आता है और न लिखना। वो समाज के सबसे निचले पायदान से आती हैं। गरीबी और मुसीबतों ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हार मानने की बजाय वो दोगुनी ताकत के साथ उठ खड़ी हुई। उनके हाथों ने जब कूची थामी तो मिथिला पेंटिंग के रूप में उनकी कला दुनिया के सामने रंग बिखेरने लगी। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनकी मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर देश का बजट पेश किया। व्यक्तित्व की श्रेणी में इस बार इनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा शामिल की गई है। बिहार की दुलारी देवी, जिनका जन्म ही अभाव और गरीबी के बीच हुआ, वो बेहद ही गरीब मल्लाह परिवार में जन्मी। दुलारी देवी की कम उम्र में ही शादी भी हो गई और फिर बच्चे हो गए, लेकिन मुसीबतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गरीबी और मुसीबतों से घिरी दुलारी देवी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाने लगी, लेकिन नसीब को कुछ और मंजूर था। हाथ में पोंछे की जगह कूची ने ले ली और इसके बाद मिथिला पेंटिंग्स बनाने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया वो आज तक थमा नहीं है। आज उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, मिथिला पेंटिंग, जिसने देश विदेश में उन्हें पहचान दिलाई है। जब पद्मश्री लेने की घोषणा की गई थी तब उनका दर्द इन शब्दों में छलक पड़ा था। बहुत कष्ट से गुजरी हूँ, बहुत संघर्ष में रहकर मिथिला पेंटिंग सीखी। मुझे बहुत खुशी है। राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान लेने के बाद उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को एक पेंटिंग भी उपहार में दी थी। इस उपहार के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, दुलारी देवी जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पीपुल्स पद्म से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अपना 8वां बजट पेश किया तो उनसे बिहार को काफी उम्मीदें थी, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। साथ ही उनकी साड़ी भी काफी सुर्खियों में रही, जिसका बिहार कनेक्शन था। दरअसल उन्होंने जो साड़ी पहनी थी वो मिथिला पेंटिंग से सजी थी, जिसे दुलारी देवी ने बनाया था। दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को ये साड़ी उस समय विदाई में दी थी जब वो मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान आई थी। साथ ही बजट के दिन उनसे ये साड़ी पहनने का अनुरोध भी किया था। बेंगलोरी सिल्क वाली ये साड़ी तैयार करने में दुलारी देवी को 1 महीने का समय लगा था। दुलारी देवी के व्यक्तित्व को पत्रिका के माध्यम से पढ़कर आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा, दीजिए इजाजत। नमस्कार।